जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आर एस शर्मा है और मैं आंसर क्लासेस लखनऊ से आपको समझाने वाला हूं कि आज इस वीडियो में गॉस की थ्योरम यानी गॉसेस लॉ या गॉस की थ्योरम क्या होता है और इसको कैसे प्रूफ करते हैं वो समझते हैं। ये टॉपिक कक्षा 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, तो बने रहिए। देखिए, गॉस की थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि द फ्लक्स passing through any closed surface is always equals to 1 by epsilon naught time charge enclosed by it। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो कितना होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज्ड बाई इट, मतलब उसके द्वारा घेरे गए चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये स्टेटमेंट इसे बोलते हैं। या हिंदी में बात करें तो वो कहा जाता है किसी भी बंद सतह से यानी क्लोज फिगर होना चाहिए, गुजरने वाला फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स की बात होगी। यहाँ पर मैं फ्लक्स लिख दे रहा हूँ, खाली फ्लक्स उसके द्वारा घेरे गए आवेश का 1 बाई नॉट एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। मैंने जल्दबाजी में इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बुक में या आपने पढ़ भी रखी होंगी। केवल मुझे टारगेट है इसको समझाना, ठीक है, इसका प्रूफमेंट समझाना और ये कहता है एक्चुअल में क्या है। तो गॉस थ्योरम ये स्टेट करती है किसी भी बंद सरफेस से, यानी कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है यानी वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, उसमें अगर हम कोई क्लोज फिगर रख देते हैं, क्लोज एरिया रख देते हैं, कोई सतह रख देते हैं, जैसे क्यूब रख दिया या हमने कोई स्फीयर रख दिया, तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा वो गॉस की थ्योरम बताती है। वो कहती है कि उससे कितना फ्लक्स पास होगा, मतलब जितना भी उसने चार्ज घेर रखा हो, जितना चार्ज उसने अपने अंदर रखा हो, उसको बस एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए या कह ले 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दीजिए, वही उसका फ्लक्स हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी ये किसी भी क्लोज सरफेस से इतना ही फ्लक्स पास होगा। तो ये रहा स्टेटमेंट और हम इसको करने वाले हैं प्रूफ। तो अभी देखिए, बने रहिए हमारे पास। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम इसको प्रूफमेंट देखेंगे कैसे प्रूफ किया जाता है गॉस की थ्योरम को। तो चलिए फटाफट वीडियो को लंबा ना करते हुए प्रूफ करते हैं इसको। तो इससे पहले थोड़ी चीज़ें हमको जान लेनी चाहिए। क्या जान लेना चाहिए कि ये जो डी ओमेगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम घन कोण या इंग्लिश में सॉलिड एंगल कहते हैं, और ये होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो हमें ये याद रखना चाहिए। और ये छोटा सा एंगल है, मतलब छोटी एरिया के द्वारा जितना एंगल बना जाएगा उसको हम लोग डी ओमेगा कहते हैं। और इसी को अगर ओमेगा कह लें, यानी पूरा सरफेस कितना सेंटर पे एंगल बनाती है, वो होता है 4 पाई। ओके, ये दो चीजें हमें याद रखना होता है। अब फ्लक्स की डेफिनेशन हमें याद रखनी होगी, और फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है किसी भी स्मॉल यानी छोटी एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा उसके द्वारा, यानी ये फ्लक्स पास होगा ई डॉट डी ए, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, ये बाय द डेफिनेशन किसी भी एरिया से, यानी जिसका एरिया कितना है डी ए है, कोई एलिमेंट्री एरिया है, उससे कितना फ्लक्स पास होगा वो होता है ई डॉट डी ए, यानी वेक्टर फॉर्म का इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, वो उससे पास होने वाला फ्लक्स को बताता है। ये अगर हमको आता है तो गॉस की थ्योरम बहुत ईजी हो जाती है। चलिए आइए, गॉस की थ्योरम को समझने के लिए हम कोई एक रैंडमली शेप ले लेते हैं और इस शेप पे उपस्थित कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि क्यू चार्ज इसके कहीं ओ पॉइंट पे रखा है, तो आपको पता है चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जाएगी। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये ई हो जाती है। ठीक है, तो इसके चारों ओर एक ले लेते हैं छोटा सा एलिमेंट्री एरिया, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है सपोज दैट वो क्या है डी ए है,
तो ई और डी ए के बीच अगर हम एंगल को थीटा मान लेते हैं, और ये जो एरिया आपने कंसीडर कर रखा है एलिमेंट्री, ये एरिया अगर ओ पे कितना एंगल बना रहा हो, ये डी ओमेगा एंगल बना रहा हो, और ये डिस्टेंस कितनी ले लें, आर ले लें, ठीक है। ये आपको सब कंसीडर करना पड़ेगा। लेट आर बी द डिस्टेंस, sorry, P be the point on the surface and R be the distance from the its center, ठीक है। ये सब लिख लेना है, मुझे इतना समझना है कि मान लेते हैं ये कोई सरफेस ले लिया जो रैंडमली सरफेस है, इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे कि निकालना है, फ्लक्स निकालना है, या कह लो इस पॉइंट के लिए हमें गॉस की थ्योरम प्रूफ करनी है। और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी एरिया यानी सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है उसी को हम उसका एरिया वेक्टर कहते हैं, और ये डी ए से लिखा जाता है, ठीक है। और ई क्या है, ई हमारा यहाँ पे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी, ठीक है। ये याद रखना है हमको। तो अब अगर हम फ्लक्स की डेफिनेशन से देखें तो स्मॉल फ्लक्स कितना पास होगा, वो होगा डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, ठीक है। खूब जानते हैं कि इस छोटी से एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, ई डॉट डी ए। अब अगर हमें इस पूरे से, पूरी बॉडी से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालना हो, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल फ्लक्स की जब बात होगी, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू होल एरिया, ठीक है, होल एरिया। तो भाई टोटल एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम फाई को ही क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी यहाँ पर डी फाई का इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। ये जो डी फाई आपने लिखा था, और डी फाई की जगह अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं ई डॉट डी ए, ओके। यहाँ पर खूब देख लें आप कि यहाँ पर ई डॉट डी है, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके होंगे कि ए डॉट बी आपने सीखा था, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, जहाँ पे थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर भी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये वेक्टर ई नहीं लगेगा क्योंकि हमने इनका प्रोडक्ट ले लिया है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ई की वैल्यू डाल देते हैं। हमें पता है कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, किसी भी पॉइंट की चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमें फार्मूला वेल नोन है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें ये पता रहता है। तो अब यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। और ये जो देखो ई की वैल्यू हमने पुट किया, अब आपके पास ये बचेगा डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर सीधा लिख देते हैं डी ए कॉस थीटा, ओके। अब देखो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, और मैथ के स्टूडेंट ये भी जानते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन केवल उसका होता है जो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। वेरिएबल का मतलब जो बदलता हो। तो देखो यहाँ पे क्यू भी नहीं बदलेगा क्योंकि क्यू उतना ही फिक्स है जहाँ पे आपने रखा है, और यहाँ पे मतलब क्यू बदलने वाला नहीं है। क्या बदलेगा, केवल आर बदलेगा। तो क्यू को भैया वापस लेते हैं, और ये ऑलरेडी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये तो बाहर आएगा ही आएगा। ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेते हैं, और अंदर यानी इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी ए कॉस थीटा और बाई में आर स्क्वायर, ओके। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर तो चेंज होगा ना, यहाँ का आर अलग है, यहाँ का देखिए आर अलग होगा, डिस्टेंस बदल रहा है, तो इस वजह से ये चेंज हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अभी हमने आपको क्या बताया था, डी ओमेगा, तो इसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे, डी ओमेगा, यानी क्यूब/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी ओमेगा। और डी ओमेगा का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये बन जाएगा ओमेगा, यानी ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे ओमेगा हो जाएगा, ओके। शायद नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा कैमरे को सेट कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं। तो ये यहाँ पे ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू हमें 4 पाई पता रहता है, तो हम यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे 4 पाई, और 4 पाई विल कैंसिल, यानी हमारे पास फाई इक्वल्स टू आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या थी, हमारी गॉस थ्योरम थी। गॉस ने यही तो बताया था, किसी भी फ्लक्स से, मतलब किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपकी रही गॉस की थ्योरम। और इसको अगर हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, यानी समाकलन फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये फाई
इक्वल्स टू लिख दिया जाता है, फाई ई भी लगा सकते हो चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये इसका इंटीग्रेशन या इंटीग्रल इक्वेशन होती है वैद्युत फ्लक्स की। तो आई होप ये आपको बहुत समझ में आया होगा, और ये एक छोटा सा नॉर्मल सा प्रूफ है जो हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिए। इसकी एप्लीकेशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना कतई मत भूलिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।